नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर सिस्टम्स की हम लोग बात करें जहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशंस मोशंस की बात करते हैं और ये जहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमारी अप्लाई होती है। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े अपने इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर में। तो उसी के कंजर्वेशन जो सेकंड लॉ था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, जहाँ से हम लोग कहते थे कि अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अगर हम जीरो कर देते हैं या जीरो होता है तो सिस्टम क्या होता है, कंजर्व होता है। या पार्टिकल हम कह सकते हैं, एक सिस्टम के लिए बात करें जहाँ पर कई सारे पार्टिकल हों या एक सिंगल पार्टिकल की हम लोग बात करें। तो यहाँ पर हम दो केसेस लेने वाले हैं जिसमें हम प्रूव करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, या ऐसा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसको हम वेरीफाई करेंगे। किसके लिए? पहले हम वन बॉडी के लिए बात करेंगे या वन पार्टिकल के लिए, और फिर उसके बाद हम टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या फॉलो करेंगी? वेक्टर एडिशन। तो यानी कि अगर हम दो पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, दो बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, दो सिस्टम्स के लिए बात कर रहे हैं, या कई सारे जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ पर होगा क्या कि इंडिविजुअल जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होगा, जो टोटल मोमेंटम होगा, वो इंडिविजुअल मोमेंटम जो हमारे पास होंगे अलग अलग पार्टिकल्स के लिए उनका वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो क्या फॉलो करेगा? वेक्टर एडिशन। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि P ये किसके बराबर होगा? जितने भी पार्टिकल होंगे, ठीक है। I मान लेता हूँ 1 2 3। अगर मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल है I और J की बात करें तो यहाँ पर ये फॉलो करेगा। टोटल मोमेंटम होगा P I और J का। इंडिविजुअल जो उनके मोमेंटम होंगे लीनियर मोमेंटम, उनका वेक्टर एडिशन जो है वो हमारा क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वन बॉडी सिस्टम के लिए या ये वन पार्टिकल के लिए हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास जो है वो क्या है? मास m है, ठीक है। और वो पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये किस में आता है? काइनेमैटिक्स में, ठीक है। और अगर हमारे पास पार्टिकल पर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है तो वो कहाँ पे आएगा? डायनेमिक्स में। अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो उस पर हम वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम वेक्टर नोटेशन से ही यूज़ करें, वो ज़्यादा सूटेबल होता है आपके लिए। तो यहाँ पर अगर मोमेंटम की हम लोगों ने बात करी थी कि P इक्वल्स टू क्या होता है? M इंटू V, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब हम क्या कहते थे कि हमारे पास जो फोर्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है? dP अपॉन dt, ठीक है, dP अपॉन dt। तो यहाँ पर अगर हम P की वैल्यू रख दें T अपॉन dt ऑफ M डॉट V, ठीक है, F, ठीक है। अगर यही से हम देखें कि अगर हम इस F को हम क्या लिख दें? एक्सटर्नल। पहली चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारे पास अगर एक सिस्टम है, एक पार्टिकल है, ठीक है, ये M है और ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए जब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो अगर एक्सटर्नल फोर्स, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाए, ये फ्री पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें कि F एक्सटर्नल जो है हमारा उसको हम ज़ीरो कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन के आएगी? M डॉट V इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और ये वैल्यू है क्या? बेसिकली ये P लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा P लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो P आएगा वो क्या होगा? कंजर्व, ठीक है। ये हमने किसके लिए बात करी? एक पार्टिकल के लिए, एक बॉडी के लिए हमने जब बात करी तो हमने देखा कि लीनियर मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व है जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ये कंडीशन है, यही कंडीशन हमें लगानी है, तभी हमने देखा कि लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारा कंजर्व हो गया। ये हमने बात कर ली वन बॉडी के लिए। अब हम टू बॉडी के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दो पार्टिकल्स होंगे, एक होगा M1 और दूसरा होगा M2, ठीक है। तो इस दोनों के लिए अगर हम लिखे, पहले P1 लिख लें तो P1 क्या हो जाएगा? M, और इसकी वेलोसिटी अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो ये हो जाएगा V1। P2 के लिए हम लीनियर मोमेंटम लिखेंगे, P2 पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा M। मास मान लिया हमने इसका M1 था और इसका M2 है, और ये इसकी वेलोसिटी हमने मान ली कि ये V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारा मोमेंटम है वो क्या होगा? वेक्टर एडिशन होगा। तो P इक्वल्स टू क्या होगा? P1 प्लस P2, ठीक है। तो यहाँ से M1 V1 प्लस M2 V2।
अब अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो दो पार्टिकल हैं वो क्या हैं, उनके जो मासेस हैं वो सेम है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये P टोटल है तो इसको हम T लिख देते हैं यहाँ पर संस्कृत में। तो यहाँ पे M कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या मिल जाएगा हमें M V1 प्लस V2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम टोटल फोर्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के फोर्सेस होंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स होगा और एक इंटरनल फोर्स होगा। एक्सटर्नल को मैंने E से लिखा है और जो इंटरनल फोर्स है उसे मैंने I से डिनोट किया है। अब इंटरनल फोर्स क्यों होगा, अगर ये हमारे पास दो मासेस का कोई सिस्टम है, ठीक है, तो ये बाहर से ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब तो इसके मोमेंटम में चेंज होगा ही होगा, लीनियर मोमेंटम में। लेकिन यहाँ पर इनका आपस में भी तो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, ये आपस में भी फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन के सेकंड लॉ पे आते, थर्ड लॉ पे जाइए, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। एक्शन रिएक्शन लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्सेस हमेशा पेयर में अराइज होते हैं, ठीक है, फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। अब पेयर में एग्जिस्ट होंगे इसका मतलब क्या है कि जो M1 लगा रहा होगा 2 पे फोर्स, वो बराबर होगा किसके, F2 जो लगा रहा होगा M1 पे, और ये नेगेटिव होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि ये जो दो फोर्सेस हैं इंटरनल फोर्सेस M1 और M2 जो आपस में एग्जिट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जो F एक्सटर्नल आपका फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, इंटरनल, F एक्सटर्नल ही होगा। तो यहाँ पे हम केवल F एक्सटर्नल की बात करेंगे, ठीक है, F एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर F एक्सटर्नल हमारा क्या आ जाएगा, dP अपॉन dt। P की वैल्यू हमें यहाँ से पता है कि इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें हम, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो अगर F की वैल्यू आप क्या कर दें, F ही अगर ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो मोमेंटम फिर से निकल जाएगा, टोटल मोमेंटम dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पर ये वेक्टर लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये P होगा वो क्या है, कंजर्व, ठीक है, ये कंजर्व प्रूव कर दिया हमने। और ये P, इस P को हमने क्या लिखा था, यहाँ पर देखो अगर आप इस इक्वेशन से, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर सेम ना भी माने तो यहाँ पर हमारा जो M1 V1 है ये क्या होगा बेसिकली P1 और M2 V2 क्या होगा हमारा P2। तो यानी कि हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो क्या है, P1 प्लस ऑफ P2, ठीक है। तो यानी कि P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कंजर्व। और ये क्या प्रूफ करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा जो है वो बेसिकली है क्या, ये हमारा है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग जब पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स, जहां पर हम लोग लीनियर जो हमारे सिस्टम है उनकी बात ना करके रोटेशनल सिस्टम्स की बात कर रहे होंगे, तो वहां भी हम क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन वहां पर लीनियर नहीं होगा, वहां पर एंगुलर होगा, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ें रोटेट करती हैं तो वहां पर हम वेलोसिटी की बात नहीं करते, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, मोमेंटम की बात नहीं करते, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है। तो वहां भी हम ऐसे ही जो कंजर्वेशन थ्योरम है, एक पार्टिकल या दो पार्टिकल उसको हम प्रूव करेंगे। इसको हम मैनी पार्टिकल्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, यहाँ पर जो हमने P1 लिया, P2 जैसे अगर आप करते चले जाएंगे तो आप यहाँ पे Pn ले लेंगे या Pi ले लीजिए, आप सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर आप Mn ले सकते हैं और ये Vn हो जाएगा अगर आपने n ले रखा है। तो ऐसे कई सारे सिस्टम है, समेशन में आप लिख सकते हैं P इक्वल्स टू, आप लिखना चाहें तो समेशन Mi Ni, जहाँ पे n इक्वल्स टू 0 से 1 से और ये इन्फिनिटी तक वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट में निकल के आएगा कि अगर फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास सिस्टम में जीरो है, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो सिस्टम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।